नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आईएनएच विशेष। तो आइए आज देखते हैं क्या कुछ है आईएनएच विशेष में। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के जिलों में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके बावजूद जिलों में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। ताज़ा मामला कबीरधाम जिले का है। यहां खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाना तो दूर, कृषि केंद्रों पर ही निर्धारित कीमत से ज़्यादा पर खाद की बिक्री हो रही है। इस धांधली का पर्दाफाश करने के लिए आईएनएच न्यूज़ की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। कबीरधाम जिले में नहीं मिल रही खाद। कृषि केंद्रों पर खाद की और बीज की कालाबाजारी। आईएनएच 24/7 के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा। एक तरफ जिले की कई सोसाइटीज में खाद नहीं मिल रहा, तो वहीं कृषि केंद्रों में ज्यादा कीमत पर खाद और बीज बेचे जा रहे हैं। इस कालाबाजारी पर न तो कृषि विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। इससे किसानों की न केवल जेब ढीली हो रही है, बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। मामले की पड़ताल के लिए आईएनएच 24/7 की टीम ने कृषि केंद्रों पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया। हमारी टीम लोहारा रोड स्थित अरिहंत ट्रेडर्स पर ग्राहक बनकर पहुंची, तो वहां मौजूद स्टाफ ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हाइब्रिड में देखा अच्छा ही देख मीडियो का ही 1150 के केसव का ही 64 और राशि का ही 335 प्लस। थोड़ा इसमें भी थोड़ा अंतर ज्यादा नहीं है ना। लेकिन उसका खाद का थोड़ा कम करने वो अपने उससे बहुत से बात करो खाद से। जैसे खाद नहीं हो पाता भैया, खाद का हम ही लोग देखते हैं। वो लोग मात्र पैसे भेजने का काम करते हैं। अच्छा, धान वगैरह ज्यादा ही मतलब है ना, ये लूटमार वाला सिस्टम हो गया ना भाई किसानों को। लूटमार वाला सिस्टम नहीं है भैया, यहाँ फिक्स रेट है। दरअसल मतलब सब चीज पहले से कर दिया गया है। ये तो सरकारी रेट तो कम है ना भाई, तो आपको तो मोर्चा उठाना पड़ेगा जिस हिसाब से। हाँ वही बोला। पॉस मशीन कुछ रहता है उसमें करते हो सब्सिडी वगैरह के लिए? नहीं है यहाँ पे, कैसे नहीं देते हो? 1400 में। तो ये बात केवल एक दुकान की नहीं है, ऐसे ही दर्जनों दुकानदारों की स्टिंग आईएनएच 24/7 के पास है, जिसमें किस तरह बेखौफ होकर कृषि केंद्रों में न केवल अमानक खाद और बीज बेचे जा रहे हैं, बल्कि शासन की तय कीमत से ज्यादा किसानों को भी बेच रहे हैं। इस तरह पूरी बातचीत से पता चल रहा है कि किस तरह कृषि केंद्रों में यूरिया जो 266 रुपए बोरी निर्धारित रेट है, उसे 310 रुपए में बेचा जा रहा है, तो वहीं डीएपी को 1400 रुपए में दिया जा रहा है, जिसका निर्धारित रेट 1350 रुपए बोरी है। साथ ही इस दुकान में किसानों के थंब इम्प्रेशन लेने के लिए मशीन भी नहीं है, जिससे खाद की कालाबाजारी रुक पाती। जिले में खाद की कालाबाजारी और अमानक बीज पर अधिक दर पर बेचने पर किसान संघ ने आक्रोश जताया है और जिम्मेदार कृषि केंद्रों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई। किसान जो है खाद को लेकर के सोसाइटी में पहुंचते हैं और कई बार उन्हें बहुत लंबा टाइम इंतजार करना पड़ता है। कई सोसाइटी में खाद मिलता नहीं है, तो उन्हें किसी दुकान केंद्रों से उठाना पड़ता है या जो प्राइवेट दुकान है उनसे उठाना पड़ता है। इसके अलावा कीटनाशक की जो दवाइयां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अमानक दवाइयां मिलने की बातें सामने आती है। बीजों को लेकर के भी कई बार सवाल उठते रहे। इसके पहले आपको बता दें कि कबीरधाम जिले के कुछ गाँवों से शिकायत भी आई थी कि जो उन्हें बीज मिला था वो बीज जो है अमानक बीज थे। यही वजह थी कि उनको उत्पादन उनका जो है कम हुआ था। इस तरह की शिकायतें भी हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही अभी भी जो खाद का कालाबाजारी चल रहा है उस पर कोई कार्रवाई दिखाई देती है। इस पर हमारे साथ किसान संघ के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है, जिला अध्यक्ष डोमन चंद्रवंशी, उनसे हम पहले बातचीत करेंगे। क्या देख रहे हैं, अभी किसानों का बुआई का समय है और अभी क्या स्थिति है खाद की जिले में? अभी विभिन्न समितियों में जहां किसानों से हमको पता चलता है कि खासतौर से डीएपी की अभी शॉर्टेज है जिले में, और ये बुआई का समय है और डीएपी की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा होती किसानों को, तो डीएपी की उपलब्धता सभी समितियों में सुनिश्चित होना चाहिए। क्या लग रहा है, जिस तरह से खाद सोसाइटी में कमी होती है और वहीं किसी दुकान केंद्रों में अलग दूसरे दुकानों में मिल जा रहा है, तो इस पर क्या लग रहा है आपको, कालाबाजारी की आपको भी आशंका है क्या? तो इसका सबसे मतलब बुरा प्रभाव ये होता है, असर ये होता है कि जैसे ही समितियों में खाद नहीं मिलता है
तो किसान चूंकि बोनी का समय है, रुक सकते नहीं है, तो डायरेक्ट वो फिर प्राइवेट दुकानदारों के पास जाते हैं। तो अभी दुकानदारों के यहाँ हम लोग ये देखते हैं, एक तो रेट बढ़ा हुआ रेट में देते हैं, उसके साथ में कुछ और चीज़ें लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस टाइप से किसानों का मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है, उनको नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है खाद का, उसी दर पे, चाहे समिति हो चाहे बाहर में हो, वो उसी दर पे बिकना चाहिए। बोरी में, हर बोरी में सरकार लिखवाती है कि इतने रेट पे बिकना है, और उससे मतलब कहीं ज़्यादा रेट पे 100-200 रुपए भी ज़्यादा रेट में कई बार किसानों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसकी निगरानी होना चाहिए। बाकायदा जो कृषि विभाग है वो समय समय पर दुकानों पे जाके एक छापामार कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिक रेट पे किसानों पे खाद दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि किसानों की जो जेब ढीली हो रही है, इस तरह से एक्स्ट्रा दर में जो खाद मिल रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ मिल रही है या फिर बीज जो बेची जा रही है, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? क्या लग रहा है आपको? अब इस पर तो हम लोग तो लगातार मांग करते रहते हैं कार्रवाई शासन की तरफ से हो, और मतलब कुछ जगह कार्रवाई करके फिर मतलब एक ढिलाई से अपन देखते हैं। तो इससे क्या है कि जो कालाबाजारी करने वाले उनका हौसला क्या है, बुलंद ही रहता है। तो हम चाहते हैं कि सतत मतलब रूप से समय समय पे कार्रवाई होना चाहिए। और कई बार ऐसा मतलब एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो विभाग वाले उनसे मिले हुए हैं, इस टाइप से मतलब बात आती है। तो हम तो प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि जो लोग ज़्यादा रेट पे खाद बेच रहे हैं तथा अमानक स्तर पे, यहाँ एक चीज़ और है कि खाद की गुणवत्ता और बीज की गुणवत्ता, चूँकि यहाँ कबीरधाम जिले में बहुत उन्नतशील खेती होती है और अधिकांश यहाँ के किसान हाइब्रिड धान लगाना पसंद करते हैं, और हाइब्रिड धान में भी कई प्रकार की यहाँ वैरायटी आ रही है, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जो अमानक भी होती है। उसके मतलब इसमें झांसे में आकर के उसके संपर्क में आकर किसानों का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है उत्पादन में। बिल्कुल, किसानों का नुकसान हो जाता है। अमानक बीज से आप लोग जो अमानक बीज मिलता है बाजार में, उसको लेकर के क्या कुछ आप लोग प्रयास करते हैं इस पर कार्रवाई कराने के लिए? किस विभाग को क्या आवेदन देते हैं, या फिर क्या लग रहा है आपको, किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? देखिए, पहले बात तो हम सभी किसानों को ये अपील करते हैं कि जहाँ से भी बीज ले रहे हैं धान की बीज, उसका रसीद बना के ही लें, पक्का रसीद, ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है कि बीज का जनरेशन कम हुआ या उत्पादन में कोई समस्या आ रही है, बीमारी का प्रकोप आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो दुकानदार है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवाई जा सके। दूसरी बात है, किसानों को भी सजग होने की ज़रूरत है कि ये जो हाइब्रिड बीज के ऊपर जो इनकी निर्भरता है वो बढ़ती ही जा रही है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। तो हम तो ये सोचते हैं कि जो रिसर्च बीज है या फिर घर से बनाए हुए जो बीज है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और विभाग का जो काम है वो तो सतत निगरानी करते रहें, और इस तरह की कोई भी शिकायत अगर आ रही है तो उस दुकानदार के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, तभी सब चीज़ें रुक पाएगी। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है अभी हाल ही में किसी दुकान केंद्रों में, जहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वीडियो में किस तरह से दुकानदार जो है एक्स्ट्रा दर में 50 से 60 रुपये में खाद को बेच रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए तथा उनका लाइसेंस भी जब्त होना चाहिए। जो किसानों को लूट रहे हैं खुलेआम, जबकि उसमें स्पष्ट, चूंकि किसान धोखा ना खाए इसलिए मतलब शासन के द्वारा बोरी पे किस रेट पे मिलना चाहिए स्पष्ट लिखा रहता है, उसके बावजूद भी दुकानदार 100-200 रुपए रेट में, ज़्यादा रेट में बेचते हैं। मतलब ये सरासर मतलब एक लूट का मामला बनता है, और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ताज़ा मामले में कृषि विभाग से लेकर विपणन तक सभी जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोसाइटी में जब खाद की कमी होती है तो कृषि केंद्रों में कैसे खुलेआम खाद और बीज मिल रहा है, और वो भी अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। क्या कृषि विभाग और विपणन के अधिकारियों की साठगांठ से ये पूरा खेल चल रहा है? इन सवालों के जवाब क्या जिम्मेदार देंगे? INH 24/7 के लिए कवर्धा से संजय यादव की रिपोर्ट। भिलाई दुर्ग में आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के सामूहिक विवाह में गड़बड़ी पर हरिभूमि INH न्यूज की खबर पर मुहर लग गई। संस्थान ने खबर दिखाए जाने के बाद 18 जोड़ों को रिजेक्ट कर दिया। इनमें कुछ नाबालिग निकले तो कुछ पहले से ही शादीशुदा थे। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस समारोह में 2 बच्चों की मां शादी के मंडप में मिली थी। देखिए रिपोर्ट। हरिभूमि INH 24/7 की खबर पर मुहर। शादी के नाम पर धोखाधड़ी। 2 बच्चों की मां पहुंची दोबारा शादी करने। जांच के बाद 18 जोड़े रिजेक्ट। दुर्ग के अग्रसेन भवन में आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान की तरफ से कराए गए सामूहिक विवाह पर सवाल उठे हैं।
सामूहिक विवाह में प्रदेश भर से शादी के लिए जोड़े पहुंचे थे। संस्थान का मकसद लोगों की भलाई करना था, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि हर जोड़े को शादी के बाद 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाह फैलने के बाद प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग दुर्ग पहुंचे थे। हरिभूमि आईएनएच न्यूज की पड़ताल से ये पता चला कि इस कार्यक्रम में बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन 1 लाख के लालच में फिर से शादी करने दुर्ग पहुंच गए। 2 जोड़े और शादी कर रहे हैं जो शादीशुदा हैं। दीदी क्या नाम है आपका? सुखमेन। कौन सा गांव है? पत्रापाली से आए हैं। पत्रापाली जी, सूरजपुर जिला से। सामूहिक शादी विकलांग की तरफ से नहीं हुआ था, एक बार जनपद में भरा था, तो मैं सोचा सभी लोग करा रहे हैं तो एक बार करा लेते हैं। तो कुछ मिलेगा इस चक्कर में क्या? नहीं, मिलने का तो आश्वासन नहीं दिए हैं। बोले कि कुछ काम देंगे सरकार, विकलांग है तो बाल बच्चा कौन पोसना। बोला था ये? बोले थे, फार्म भर रहे थे लोग। तो सिर्फ बार शादी में जान से पूछ के खुद नहीं आया हूँ। हाँ। इन लोग बोले तो आया हूँ मैं। क्यों, क्या बोले? पैसा मिलेगा क्या? वो सब नहीं मालूम मेरे को। कितने बच्चे हैं आप लोग भैया? 2 बच्चे हैं। कहाँ रहते हो? सेक्टर 2 में रहता हूँ। तो अब कैसा लग रहा है? गलत शादी आप लोग को करने का आरोप लग रहा है। देखो सर, अब भुगतेंगे, अब भुगतना पड़ेगा सर। जानबूझ के आया तो नहीं, जबरदस्ती तो आया नहीं, अपन भी है ना, थोड़ी बहुत अपनी भी गलती समझ लो। कौन लाया है? कौन लाया है? मेरी वाइफ ही है जो काम कर रही थी, है ना, वही सबका फॉर्म हम भर रही थी। कितने बच्चे हैं आप लोग? मेरे 2 बच्चे हैं। बस ऐसे ही खोजते खोजते मिल गई। क्या कहना चाहोगे आस्था वाले? उम्र कितनी है अपनी? मेरा उम्र है 37 वर्ष, आपकी वाइफ का? इनका 32। आस्था वाले ने मिला दिया आप लोग को? जी। खबर दिखाए जाने के बाद संस्था ने अपने स्तर पर जांच कराई। संस्थान के संरक्षक रामफल ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई करने की बात कही। ये विवाह हर साल के भांति हो रहा है। हिंदू रीति रिवाज से करते हम लोग शादी, और शादी उन्हीं का करते जो बालिग है और अनमैरिड है। ये देखकर हम शादी करते हैं। अभी तक तो हमारे संस्था के द्वारा ऐसा कोई शिकायत नहीं आई कि हम लोगों ने कोई शादीशुदा जोड़ों का या और कम जोड़ों का, कम उम्र के जोड़ों का शादी की। उसमें पहले हम लोग उम्र ही देखते हैं। मैंने तो इसमें शर्त रखा था, अभी सरकार ने लागू भी नहीं की, 21 साल की लड़की और 25 साल का लड़का होना चाहिए। ऐसे मैंने अपने इसमें शर्तें रखी थी, पॉम्पलेट भी जारी किया था। 21 साल की लड़की होना चाहिए, 25 साल का लड़का होना चाहिए। फिर भी कुछ 19-20 साल के ऐसे जोड़े आए थे, तो हमारी संस्था के द्वारा उनको कुछ लोगों को तो मैंने मना ही कर दिया, नहीं 21 साल का होना चाहिए करके। जैसा बता रहे थे 20-25 लोग जो बता रहे थे उम्र कम है, चाहे शिकायत है, इनको जोड़े हैं, ऐसे लोगों को कुछ रोके हैं क्या आप लोग? उनको करेंगे इसलिए हम लोग ना 25 लोग उनको करेंगे, 20-25 नहीं, उनको करेंगे इसलिए हम लोग। जो अगर देखेंगे तो उसमें अगर पाए गए जिनकी शिकायतें आएंगी तो रोक देंगे आप लोग? कैसे करेंगे उसको? रोकेंगे उनको। इसके अलावा संस्था को ये भी शिकायत मिली थी कि एक महिला ने पंजीयन कराने आए करीब 50 लोगों से 2-2 हजार रुपए की वसूली की है। संस्थान की तरफ से आरोपी महिला की लिखित शिकायत मोहन नगर थाने में कर दी गई। कौन पार्षद के साथ आप मिलकर पैसा लिए हो? नहीं, कोई पार्षद के साथ पैसा लिया गया है ना आपके द्वारा? कितने लोगों से लिया गया है? कितने लोगों सर से? एक मिनट। कितने लोगों से पैसा लिया गया ये तो बताइए आप। सर कितने लोगों से लिया गया बताइए ना। कुछ लोग से ही ली हूँ। कितने? गिनती होगी कुछ? इसके साथ ही संस्थान ने विवाद के बाद जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों पर भी रोक लगा दी है। तो इस तरह संस्था का मकसद कम लागत में शादी करवाकर लोगों को भारी भरकम खर्च से राहत देना था, लेकिन शादी के बाद 1 लाख रुपए मिलने की अफवाह के बाद लोगों ने इसे पैसे कमाने का जरिया मान लिया। भविष्य में इस तरह की धांधली से बचने के लिए ये बेहतर होगा कि शादी मंडप में जोड़ों को बिठाने के पहले ही जांच की रस्म भी निभा ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दुर्ग से आनंद नारायण ओझा, आईएनएच 24/7। दुर्ग में अवैध तरीके से कबाड़ का कारोबार करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। रविवार रात पुलिस ने कुरूद में ललित साहू के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 3 ट्रकों में करीब 25 टन चोरी का माल जब्त किया। साथ ही ललित कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग जिले में आज तक किसी कबाड़ी पर इतनी खुफिया तरीके से कार्रवाई नहीं हुई जितनी ललित कबाड़ी के ठिकानों पर रविवार रात को हुई। कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने पुलिस की टीम को पहले ही ताकीद दी थी।
कार्रवाई का किसी को पता नहीं चले, इसलिए कार्रवाई का समय भी रात 12 बजे का चुना गया था। एसपी के निर्देश पर पहले एसीसीयू की टीम पहुंची, इसके बाद जामुल पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद शुरू हुई संयुक्त कार्रवाई। इतनी सजगता रखने के पीछे कारण यही था कि आरोपी ललित कबाड़ी की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। रविवार रात को भी जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब गाड़ियों को काटने का काम चल रहा था। पुलिस को आते देखकर खलबली मच गई। पुलिस ने मौके पर पाया कि अवैध रूप से रखे गए भिलाई स्टील प्लांट के सरिया, रेलवे और दूसरे उद्योगों से चोरी किए गए लोहे, एंगल और गाड़ियों के पार्ट्स को भी 3 ट्रकों में लोड किया जा रहा था। इस पूरे कबाड़ को जिले से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने पूरे अवैध कबाड़ को जब्त कर लिया है। गोकुल धाम से ललित कबाड़ी के यहाँ से 3 ट्रकें पकड़ाई है, जिसमें लगभग 25 टन कबाड़ के सामान है, जिसके ऊपर थाना जामुल में 40 हेक्टेयर की कार्रवाई की जा रही है। लगभग सामान की कीमती 30 लाख रुपए होगी। उक्त प्रकरण में एक 40 हेक्टेयर की कार्रवाई की गई है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने और चोरी का सामान रखने के संबंध में आगे जांच कर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने पहले भी ललित कबाड़ी के ठिकानों पर कार्रवाई की थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आता था। इस बार पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत का 25 टन चोरी का माल जब्त किया है। आनंद नारायण ओझा, INS 24/7। एनसीईआरटी की नई किताब ने नई बहस को जन्म दे दिया। दरअसल 12वीं की राजनीतिक विज्ञान से अब बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा दी गई है। एनसीईआरटी का मानना है कि हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, इसलिए दंगा, हिंसा जैसी घटनाओं की किताब में कोई जगह नहीं है। हालांकि विपक्ष इस कदम को भाजपा की विचारधारा से प्रेरित बता रहा है। एनसीईआरटी किताब पर सियासी पारा हाई, पाठ को लेकर बढ़ा विवाद, नई बुक से बाबरी मस्जिद हटाया, कार सेवा और विध्वंस की डिटेल्स भी गायब। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है। आरोप है कि संशोधित किताब में इतिहास पुनर्लेखन की छाप दिख रही है। दावा है कि किताब में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है, उसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहले कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में अयोध्या खंड 4 पन्नों में था, जिसे घटाकर अब 2 पृष्ठों में समेट दिया गया। देखिए, एनसीईआरटी की किताबों का जो तैयार करते हैं वो इतिहासकार करते हैं, और इतिहासकारों ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ क्यों हटा दिया गया? इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक और अवसादग्रस्त इंसान। हालांकि इस पर अल्पसंख्यक समुदाय और विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि नई किताब बीजेपी की भाषा बोल रही है। तो ये जो है, इस तरह के जो संशोधन है, ये संशोधन जो है एकेडमिशियन की राय से लिए जाने चाहिए। ये सरकार की जो है सनक पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर एकेडमिशियंस ने इसको सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, तो उन्होंने इसके लिए जो है लिखा होगा प्रश्न, उसका उत्तर भी दिया होगा। वो जो सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन ना फैले। साल 2014 के बाद से चौथी बार संशोधन किताब में हो चुका है। कभी घटनाओं को दर्शाने का हवाला दिया गया, तो कभी सिलेबस के बोझ को कम करने की दलील दी गई। आइए आपको बताते हैं कि नई किताब में क्या क्या हटाया गया। बाबरी मस्जिद हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अंश भी हटाया गया, अयोध्या विवाद की जगह अयोध्या विषय किया गया, अयोध्या की घटनाओं पर भाजपा का खेद भी हटा दिया गया, अखबारों की कटिंग की तस्वीरों को भी हटा दिया गया, कार सेवा और विध्वंस की डिटेल भी गायब, भगवान राम रथ यात्रा की जानकारी भी हटाई। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के मूवमेंट से किसानों और ग्रामीणों को भारी नुकसान होता है, लेकिन अब हाथियों की सटीक जानकारी के लिए वन विभाग ने एलिफेंट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इससे 1000 किलोमीटर तक हाथियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे हाथियों की ट्रेसिंग और जान माल के नुकसान से बचने में मदद मिल पाएगी। देखिए रिपोर्ट। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथियों के लोकेशन और विचरण की सटीक जानकारी के लिए नया ऐप लॉन्च किया गया है। इससे ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में हाथी की उपस्थिति की एकदम सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप के जरिए अर्ली वार्निंग अलर्ट भेजे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित इसके आसपास के राज्यों के 1000 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वन कर्मियों को भी हाथियों के लोकेशन और उनके विचरण की जानकारी मिल सकेगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथी ट्रैकर्स और अलर्ट ऐप के उपयोग से विगत 16 महीने में वन्य प्राणी मानव द्वंद से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। विभाग ऐप की सफलता को देखते हुए 12 वन मंडलों में अलर्ट ऐप का उपयोग कर रहा है। वन मंत्री ने कहा कि इस ऐप से हाथी मानव द्वंद की घटनाएं कम होंगी। जो एलिफेंट ऐप है, इसके माध्यम से हमारे लोगों को और विभाग को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अभी उनका विचरण कहाँ पे चल रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, और उसकी जानकारी मिलने के बाद आदमी सतर्क हो जाता है। और एक अच्छा प्रयोग है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो हाथी की बात का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी उल्लेख किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। तो स्वाभाविक है कि इससे हमारे जनधन की हानि बहुत कम हो सकेगी। वन विभाग इससे पहले तक AI ऐप का उपयोग करता था। इसमें हाथी के लोकेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में उपस्थित ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता था। तब ऑटोमेटेड मोबाइल कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज भेजा जाता था। अब इस नए प्रयोग के सफल होने पर सटीक जानकारी अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से भेजी जा सकेगी, जिससे प्रशासन और ग्रामीण उचित कदम उठा सकेंगे। वहीं ऐप के जरिए एकत्रित डाटा से हाथी रहवास स्थलों को चिन्हांकित कर तालाब, वृक्षारोपण और चारागृह भी बनाया जा सकेगा, जिससे हाथियों को जंगल तक सीमित रहने में मदद मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो हाथी मानव टकराव की घटनाओं में भी कमी आएगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो आज INH विशेष में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।